Hi, good morning, my dear student. Today we are going to continue class 12 history, chapter Kings and Chronicles. Kings and Chronicles. I hope कि क्लियर आपको दिख रहा हो. This is chapter, I think ये Kings and Chronicles in this chapter. Dear student, in this chapter, today we discuss about the Mughal and their empire. The topic 1, Mughal and their empire. First topic. Mughal and their. In this topic, we already discussed about the Mughal emperor and their regime. We also discussed about the little bit information about the whole Mughal state. Okay, like the Mughal emperor Jainuddin Babar, या इसको यहाँ से लिखते हैं तो बेटर होगा. जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ओके. फर्स्ट रूलर, ही वाज फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी. सेकेंड, नसीरुद्दीन हुमायूं. नसीरुद्दीन हुमायूं 1532, 1545, 1555. Here I mentioned two dates, 50, 130 and 50, 54 and क्यों सॉरी 42. यहाँ पे 15 सालों का अंतराल है. 15 ईयर्स का यहाँ पे गैप आपको दिखेगा. यहीं पे सिकंदर से अफगान शासक शेर शाह सूरी थर्ड शासक हुआ. जहीरुद्दीन मोहम्मद, सॉरी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर. फिफ्टी 56 to 1605. आप एडी को सी लिख सकते हैं. चौथा शासक हुआ नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर.
Then after fifth Shihabuddin, Muhammad Shahjahan, Shihabuddin Muhammad Shahjahan, 1628 to 1658, and 6 Muhyiddin Muhammad Aurangzeb. My dear, again I am explaining these rulers: Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, Shahjahan, and Aurangzeb. They were Mughal rulers. In history, you will find that mainly they were main Mughal rulers. यही main Mughal ruler थे. क्रॉनिकल्स, व्हाट इज द रिलेशन विद द क्रॉनिकल्स? क्रॉनिकल्स क्या है? बाबर ने अपने क्रॉनिकल दिखाए, बाबरनामा. अगर आप साइड में आए, यहाँ पे जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का क्या होगा? बाबरनामा. हुमायूं, हुमायूंनामा. अकबर, अकबरनामा. जहांगीर, जहांगीरनामा. शाहजहां, बादशाहनामा. और औरंगजेब, आलमगीरनामा. द बुक दैट वाज रिटन इन देयर कोर्ट, that is called Mughal Chronicles. My dear, this is very important information. These all points were discussed by me in your previous class. Today we will try to discuss your next point, 2, the production of chronicles. The production of chronicles. So topic, the production of chronicle, we will try to understand today. The next topic is the production of production of chronicles. This topic also discussed by me in your previous class. My dear, in this topic, I was discussed that the Mughal rulers, they were very much aware of that. The chronicles play a very important role to propagate our policies, our dignities, and it became the good source to transform information from one generation to other generation. Two more important things for the मुगलों के दो महत्वपूर्ण चीजें थी. मुगलों ने क्रॉनिकल्स क्यों लिखवाए, उसके पीछे का रीजन था. मुगलों ने क्रॉनिकल्स इसलिए लिखवाए क्योंकि मुगल इस बात के लिए क्या थे, वो इस बात के लिए विशेष तौर से तैयार थे, जानते थे कि जब तक हम अपने अगली जनरेशन को अपनी बातों को नहीं पहुंचाएंगे, हमारी सत्ता भारत में स्थापित नहीं हो सकती, लंबे समय हिंदुस्तान में स्थापित नहीं हो सकती लंबे समय. और दूसरी चीज कि क्रॉनिकल्स के माध्यम से वो अपनी पॉलिसी को प्रोपोगेट कर रहे थे, बिकॉज वो बाहर से आए हुए रूलर्स थे और अपनी हर उस घटनाओं को, अपनी हर उस चीज को अपने इस क्रॉनिकल्स के माध्यम से वो वैलिड कर रहे थे.
हमने इसके लिए कुछ बातें आपसे कल कही थी, इसके कुछ लिमिटेशंस क्या थी? इसकी लिमिटेशंस थी कि क्रॉनिकल्स केवल एक स्पेसिफिक एरिया में ही कुछ राजाओं के आसपास उनके इर्द गिर्द होने वाली घटनाओं को ही कंपाइल कर रहे थे, लिख रहे थे। तो ये उनकी शॉर्टकमिंग्स थी। स्थानीय जनता के बारे में वो कुछ नहीं लिखते, कुछ नहीं बताते। यहाँ पे क्रॉनिकल्स की कुछ लिमिटेशंस थी जिसके बारे में भी हमने कल आपको कहा। आज हम आपसे बात करेंगे 2.1 टॉपिक फ्रॉम तुर्किश टू पर्शियन। 2.1 पॉइंट है फ्रॉम तुर्किश टू पर्शियन। तुर्की लैंग्वेज से पर्शियन लैंग्वेज की तरफ आगे, फ्रॉम टर्किश टू पर्शियन। अब टर्किश याद रखिए, बाबर हुकुम को क्या बोलता है सर? तिमुरिड्स। तिमुरिड्स इट मीन्स डिसेंडेंट ऑफ तैमूर। तैमूर ओके, तिमूर के वंशज है बाबर। इसकी भाषा क्या है? तुर्की। लेकिन अकबर के समय तक आते आते अब ये टर्की से रिप्लेस करके टर्किश को, पर्शियन को अपना ऑफिशियल लैंग्वेज बना देता है। तो टर्किश उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज बना जाती है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ओके माय डियर, टर्किश बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज। अब टर्की क्या हुआ? ऑफिशियल लैंग्वेज बन गया मुगलों का। सो द टॉपिक, इफ यू विल रीड योर बुक, वेर क्लियरली एक्सप्लेन अबाउट दिस टॉपिक। ऑथर आपको इस टॉपिक बताते कहता है, द मुगल कोर्ट क्रॉनिकल्स वर रिटन इन पर्शियन अंडर द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। इट फ्लोरिश्ड एज ए लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट एंड ऑफ लिटरली राइटिंग्स alongside North Indian language, especially Hindavi and its regional variants. As the Mughals were Chagatai Turk by origin, Turkish was their mother tongue. The first ruler Babur wrote poetry and his memories in this language. It was Akbar who consciously set out to make Persian the leading language of the Mughal court. Cultural and intellectual contact with Iran, as well as a regular stream of Iranian and Central Asian migrants seeking position at the Mughal court, might have motivated the emperor to adopt the language. Persian was the elevated to the language of the empire, conferring power and the prestige of those who had command of it. It was spoken by the king, the royal household, and the elite of court, and further it became the language of administration at all levels, so that accountant, clerk, and the other functionaries also learn it. My dear, why the Mughal rulers adopted this language, Persian language? क्यों मुगल रूलर्स ने पर्शियन लैंग्वेज adopted? That is a very important question. My dear, if you have remember what I told you, again I remind you कि मुगल शासकों ने अपने जो क्रॉनिकल्स को लिखवाया उसके लिखवाने के पीछे का मेन उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज देयर मेन पर्पज? मेन पर्पज मुगल इतिहासकारों ने
जो कोर्ट में लिखे जा रहे थे डिटेल्स उनके बारे में, उन्होंने कई सारी चीज़ों पर ध्यान दिया। मुगल क्रॉनिकल्स के लेखक बिना हिचकिचाहट के आप कह सकते हैं कि वो दरबारी कवि थे, दरबार के द्वारा कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड लोग थे। उन्होंने जो इतिहास लिखे उनके केंद्र बिंदु में शासक ही था, सेंट्रल उनका जो पॉइंट था वो रूलर्स था, और रूलर्स के आसपास के जो लोग थे, जैसे उनका परिवार, दरबार में रहने वाले समृद्ध वर्ग के लोग, एलिट क्लास, अभिजात वर्ग, साथ साथ के युद्ध और एडमिनिस्ट्रेटिव जो अरेंजमेंट था, प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो थीं, उनके बारे में उन लोगों ने लिखा। अकबर, शाहजहां, आलमगीर, और आप इसी क्रम में आगे बढ़ाएं तो जहांगीर, हुमायूं भी आप ले सकते हैं, जिनकी जीवनियां या तो कंपाइल की गई या तो उन्होंने खुद लिखी। ये मुगल इतिहास को बताने का एक अच्छा सोर्स है, ये मुगलों की हिस्ट्री को समझाने के लिए एक अच्छा माध्यम है। लेकिन इनकी अपनी कुछ सीमाएं थी। मैंने आपसे पहले भी कहा कि देयर आर सम लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशन ये है कि इनके लेखकों की निगाह साम्राज्य व दरबार का इतिहास लिखने तक ही सीमित थी। समाज के जो लोग थे उन्हें कैसे रखना है, उनके साथ क्या व्यवहार किया जाएगा, इनके बारे में वो कुछ भी नहीं है। इनके बारे में सोर्स पूरी तरीके से। इसीलिए जो नेक्स्ट पॉइंट है 2.1, द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स एंड फ्रॉम टर्किश टू पर्शियन। जो टर्किश टू पर्शियन टॉपिक है, इस टॉपिक को इससे रिलेट किया गया है। मुगल का जो दरबारी इतिहास पर्शियन लैंग्वेज में लिखे गए। दिल्ली के सुल्तानों के काल में उत्तर भारतीय भाषाएं, विशेषकर हिंदवी और उसकी क्षेत्रीय विशेषताओं के साथ पर्शियन दरबार और साहित्य, इट मीन्स कोर्ट में और लिटरेचर फॉर्म में, रचनाओं में खूब इसका उपयोग किया गया। फारसी भाषा में, पर्शियन लैंग्वेज में किताबें खूब लिखी गई मुगल दरबार में। चूंकि मुगल चगताई मूल के थे, चगताई मूल के तुर्क थे, अतः तुर्की उनकी मातृभाषा थी। इसके पहले शासक बाबर ने अपनी कविताएं, अपने संस्मरण, अपनी ऑटोबायोग्राफी तुर्की भाषा में ही लिखी है। बाबर ने सोच समझकर अपने को इस लैंग्वेज में लिखा, क्योंकि वो अपने को तिमुरिड्स कहता है, तैमूर वंश से जोड़ना चाहता है। लेकिन बाबर के बाद एक ताकतवर शासक अकबर गद्दी पे आता है। अकबर इवन ही वॉज इलिटरेट, बट he was aware of the actual problem of their citizens, their empire, और इसीलिए अकबर ने सोच समझकर फारसी को, पर्शियन को दरबार की मुख्य भाषा बनाया। संभवतः ईरान के साथ सांस्कृतिक और बौद्धिक संपर्कों के साथ साथ मुगल दरबार में पद पाने के जो इच्छुक लोग थे, मुगल कोर्ट में जो चाहते थे कि हमें भी पद मिले, वो लोग फारसी भाषा में बातें करते थे। पर्शियन लैंग्वेज को उन्होंने एक्सेप्ट किया। जो लोग कोर्ट में ऊंची हैसियत चाहते थे, शक्ति, प्रतिष्ठा जिनको प्रदान की गई, जिनकी इस भाषा पे अच्छी पकड़ थी, अब अकबर ने अपने कोर्ट में उनको स्थान दिया जिनकी पर्शियन पे अच्छी पकड़ थी। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इज द मीडियम टू प्रोपोगेट द पर्शियन लैंग्वेज। सपोज इफ यू वांट टू एंटर इन कोर्ट, इफ यू वांट टू बिकम अ कोर्टियर ऑफ द अकबर, यू हैव टू लर्न पर्शियन। आपको पर्शियन सीखना होगा।
इस तरह से पर्शियन को राज्य की मुख्य भाषा बनाई गई। अब राजा का परिवार, शाही परिवार के लोग, दरबार के विशिष्ट सदस्य फारसी भाषा में ही बात करते थे, बोलते थे। कुछ और आगे यह सभी स्तरों के प्रशासन की भाषा बन गई, जिसमें लेखाकार, लिपिक, अन्य अधिकारी, इन लोगों ने भी पर्शियन में ही लिखना, पढ़ना और अपने डॉक्यूमेंट्स को कंपाइल करना शुरू कर दिया। जहां तक फारसी के प्रत्यक्ष प्रयोग की बात है, फारसी प्रत्यक्ष प्रयोग में नहीं आई थी। जहां पे जिन क्षेत्रों में मुगल काल में मुगल रेजिम थे, जिन एरिया में पर्शियन प्रभाव में नहीं आई थी, उन जगहों पे, जैसे कौन कौन सी जगह होंगे ऐसे, तो कहता है जैसे राजस्थान है, जैसे राजपूताना के क्षेत्र हैं, मराठा के क्षेत्र हैं, तमिल रीजन है। इनमें जो भाषा है, इनकी जो भाषा है, इन लोगों ने शासकीय लेखों की भाषा को, उनकी शब्दावली को, उनके मुहावरे को व्यापक रूप से प्रभावित किया। क्योंकि 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान फारसी का प्रयोग करने वाले लोग इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कई अलग अलग क्षेत्रों से आए थे और अन्य भारतीय भाषाएं भी बोलते थे। अतः स्थानीय मुहावरों, लोकल जो इडियम्स एंड फ्रेजेस थे, वो भी पर्शियन लैंग्वेज में समाहित हो गए। फारसी का भी भारतीयकरण हो गया। पर्शियन के हिंदवी के साथ साथ पारस्परिक संपर्क से उर्दू के रूप में एक नई भाषा निकल गया है। अकबरनामा जैसे मुगल इतिहासकार फारसी में लिखे गए, मुगल इतिवृत्त, मुगल क्रॉनिकल्स फारसी में लिखे गए, जबकि अन्य जैसे बाबर के जो ऑटोबायोग्राफी है बाबरनामा, वो तुर्की, बाद में इसका फारसी में अनुवाद किया। मुगल बादशाहों ने महाभारत, रामायण जैसे संस्कृत ग्रंथों का फारसी में ट्रांसलेट उसको कराया। महाभारत का अनुवाद रजमनामा के नाम से आज भी मुगल काल की महत्वपूर्ण बुक के रूप में जानी जाती है। माय डियर, दिस इज द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मैटर विद अस। When we read the Mughal history, we can easily understand that their court language is the Persian language. Except Babarnama, all the Mughal chronicles, they were wrote in Persian. Not only chronicles, but also the various Hindu mythological books, mythological book, epics, contemporary other books, they were translated in Persian. One more thing. Second thing is that the Persian language became in reach to adopt the other languages, idioms and phrases, other languages word. When Persian languages interact with the Hindavi, the result, the new language that was come into existence, that was Urdu. Urdu is a Hindavi Jawan, in which the many more language, they directly come from Persian and directly come from the Hindi. So that's why it's called Hindavi. और एक बड़े अधिक संख्या में ये भाषा का प्रयोग किया गया। वह अकबर, even he was illiterate, but he had a very good formal knowledge. He was aware of that कि कैसे हम लोग पर्शियन को कोर्ट की भाषा बनाएंगे. So that's why he passed the rule that if anyone want to become a part of the Mughal court, he have to learn Persian. उसे पर्शियन सीखना होगा और पर्शियन सीख के बिना आप
यहाँ की भाषा फारसी सीखे बिना आप मुगल कोर्ट का पार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और इस तरीके से कोर्ट किधर मूव किया, टर्किश से पर्शियन, टर्किश टू पर्शियन, तो दैट इज कुछ भी एक्सप्लेन। आज के लिए इतना ही। We will discuss this topic, we will content this topic, we will content the next topic in your next class. हम आपके नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उन चीज़ों को जो मुगल कोर्ट से संबंधित, क्रॉनिकल्स का निर्माण कैसे हो, प्रोडक्शन कैसे बनाए जाते थे, किनका रोल था, इन सारी चीज़ों को। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, गुड बाय।